हेलो बच्चों। यस, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। Good evening, good evening, good evening. Good evening, dear. चलो भाई शुरू किया जाए आज की कहानी। ठीक, देखो हॉस्पिटल फार्मेसी यूनिट नंबर 2 का है आज लास्ट लेक्चर। आज है लास्ट लेक्चर, ओके। और कल रहेगा टेस्ट। कल रहेगा टेस्ट और टेस्ट का जो टॉपिक रहेगा वो टॉपिक हॉस्पिटल फार्मेसी और बायोकेमिस्ट्री के मिक्स्ड क्वेश्चन रहेंगे। अप्रॉक्स 50 क्वेश्चन एमसीक्यू के रहेंगे जिनके आपको जवाब देने होंगे। ओके, तो टाइमली जुड़ जाना, अदरवाइज क्वेश्चन शार्प 8 बजे क्लास स्टार्ट हो जाएगी। क्लियर? आज ये सेकेंड यूनिट खत्म हो जाएगी तो पहली और सेकेंड यूनिट इसकी और प्लस 3 यूनिट तुम्हारी हो गई है बायोकेमिस्ट्री की। तीनों को मिला के, मींस दोनों सब्जेक्ट को मिला के हम एमसीक्यू की प्रैक्टिस करेंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जानेंगे। ठीक है, चलो भाई शुरू किया जाए आज का लेक्चर। और आज का लेक्चर है इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी। तो अपने आप को बचा के रखना क्योंकि इन्फेक्शन बहुत खतरनाक होता है। क्या होता है? बहुत खतरनाक होता है। हम पढ़ कर रहे हैं डिफरेंट कमेटी इन हॉस्पिटल, लेक्चर नंबर 3। ठीक, और इसमें हम कमेटी जो देखेंगे, ऐसी कमेटी हॉस्पिटल के अंदर इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए जो बनाई जाती है। ठीक, इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी कहां हवा में थोड़ी बन जाएगी। इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी हॉस्पिटल के अंदर बन जाएगी, बनाई जाएगी, जो ध्यान रखेगी कि इन्फेक्शन ना फैले या इन्फेक्शन कम फैले, या कह सकते हो कई बार इन्फेक्शन फैलने की वजह ये होती है कि दवाएं असर नहीं करती। मींस कह सकते हो कि जिनसे इन्फेक्शन फैलता है, जो इन्फेक्शियस एजेंट होते हैं वो रेजिस्टेंट हो जाते हैं। तुम लोग कहानी तो ऐसा बताते हो कि टेस्ट के साथ साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करवाइए। काहे करवाए? नहीं करवाएंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन? इमरान खान, अपना एक काम करो, अपना शेड्यूल मुझे सेंड करो, मेरे व्हाट्सएप पे अपना शेड्यूल सेंड करना। ठीक है, शेड्यूल सेंड करो। जो तुम्हारे यहाँ विंटर एग्जाम होने वाले हैं उसका शेड्यूल मुझे सेंड करो जरा। ओके, इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी के बारे में बात करते हैं। चलो भाई, सिलेबस तुम्हारा फाइनली, और इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी, रोल ऑफ फार्मासिस्ट और प्रिवेंटिंग द एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, इसके बारे में बात करेंगे। तो क्या होती भाई इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी? इन्फेक्शन कॉज्ड बाय द माइक्रोबियल कंटामिनेशन। नंबर नहीं है मेरा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सही जा रहे हो तुम लोग। लिख लो। मतलब मेरे ख्याल से हफ्ते में एक दिन तो मैं गुड मॉर्निंग का जब मैसेज भेजता हूं तो गुड मॉर्निंग के मैसेज के साथ साथ डेली एक थॉट रहता है। ऊपर लिखा रहता है गुड मॉर्निंग बच्चों, रहता है। डेली मॉर्निंग में 7 बजे के पहले आपको ये मैसेज मिल जाता है और नीचे के बॉक्स में एक गुड मॉर्निंग का थॉट रहता है। राइट, कई बार मैंने उसमें अपना नंबर लिख के भेजा है। राइट, कई बार। और ये जो गुड मॉर्निंग का मैसेज लिख के भेजता हूं, जो थॉट रहता है, वो बड़ा सोच के बोला जाता है, तो इसलिए उसको पढ़ा करो, तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा, है ना। खैर, इन्फेक्शन इज कॉज्ड बाय द माइक्रोबियल कंटामिनेशन, मींस माइक्रोब्स की कंटामिनेशन की वजह से इन्फेक्शन फैल जाता है। यस, है ना। माइक्रो ऑर्गेनिज्म थ्रेटन द ह्यूमन लाइफ सिंस द
टाइम ऑफ इमेमोरियल। इमेमोरियल मतलब ये एनिशियंट टाइम से, आज की बात नहीं है, पुरातत्व काल। क्या बोलते हैं इसको? इमेमोरियल को बोलते हैं पुरातत्व, कुछ ऐसे ही लिखते होंगे। मतलब पुरातन काल से, बहुत पहले के टाइम से ये जो माइक्रोबियल इन्फेक्शन है ये जीवन के लिए खतरा बनता चला आया है, मतलब इससे लोगों की डेथ होती आई है। तो कहने का मतलब सिर्फ ये कि इन्फेक्शन, जो माइक्रोब्स का इन्फेक्शन होता है, कंटामिनेशन होता है, उनकी वजह से जान जाने का खतरा रहता है। ठीक। ड्यूरिंग द प्री एंटीबायोटिक एरा, प्री एंटीबायोटिक एरा का मतलब होता है जब एंटीबायोटिक का निर्माण नहीं हुआ था, एंटीबायोटिक का निर्माण ही नहीं हुआ था, एंटीबायोटिक बनी नहीं थी, उससे पहले का जो समय था माइक्रोबियल कंटामिनेशन ठीक वैसे था जैसे आज की डेट में कैंसर है। लोग जैसे कैंसर से डरते हैं क्योंकि कैंसर लाइलाज बीमारी है, कैंसर हो गया तो बहुत सारे केसेस में मींस आज की डेट में भी इतना साइंस एडवांस हो गया कि कैंसर का इलाज भी अर्ली स्टेज पे है, राइट। बहुत लोग रिकवर हुए हैं, लेकिन आज भी ज्यादातर लोग रिकवर नहीं हो पाते हैं, ज्यादातर केस ऐसे हैं जो गड़बड़ हो जाते हैं, राइट। क्यों? क्योंकि उसका एग्जैक्ट कॉज नहीं पता चलता है। ठीक उसी तरीके से जब तक एंटीबायोटिक नहीं बनी थी तो माइक्रोबियल इन्फेक्शन भी जानलेवा हुआ करता था, राइट। तो इसीलिए प्री एंटीबायोटिक एरा, ऐसे टाइम पे जब एंटीबायोटिक का निर्माण नहीं हुआ था, हैव बीन द मेजर कंसर्न हाई मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी रेट। बहुत ज्यादा लोग बीमार पड़ते थे क्योंकि कंटामिनेशन होता है, मींस कम्युनिकेबल है, एक दूसरे से फैलता है, और बहुत सारे लोग मरते जाते थे। विद द डिस्कवरी फर्स्ट एंटीबायोटिक इज मैजिक बुलेट इन पेनिसिलिन। क्या जब एंटीबायोटिक की डिस्कवरी हो गई तो जैसे मैजिक बुलेट होती ना, जादुई बुलेट, ठीक उस तरीके से काम किया इसकी दवा ने, मैजिक बुलेट का काम किया। पेशेंट इफेक्टिवली क्योर्ड और मैनी लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन। बहुत सारे पेशेंट, जब से एंटीबायोटिक का की डिस्कवरी हो गई, बहुत सारे पेशेंट जिनकी लाइफ डेंजर में थी, मुश्किल में थी, उनकी लाइफ बचनी शुरू हो गई एंटीबायोटिक के इस्तेमाल से, राइट। ह्यूज रिलीफ इन मेडिकल प्रैक्टिशनर। सबसे ज्यादा तो फायदा हुआ किसको? मेडिकल प्रैक्टिशनर, डॉक्टर, फार्मासिस्ट और नर्स को। क्यों? क्योंकि भाई किसी को बीमारी हो गई माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, है ना, किसी से बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, वायरल इन्फेक्शन हो गया, फंगल इन्फेक्शन हो गया, किसी भी तरह का कोई इन्फेक्शन हो गया और उसकी दवा नहीं बनी है, तो जाहिर सी बात है लंबे समय तक पेशेंट हॉस्पिटलाइज्ड रहेगा। जैसे ठीक कोरोना, कोरोना के समय जब कोरोना वायरस आया तो दवा नहीं थी, जब कोविड आया तो दवा नहीं थी, तो सोचो मेडिकल प्रैक्टिशनर, आम आदमी से लेकर मेडिकल प्रैक्टिशनर, हर किसी के ऊपर दबाव था। क्यों? क्योंकि बीमारी फैल रही थी, कम्युनिकेबल थी, दवा कोई है नहीं, सिंपल एक्सपेरिमेंट होते चले जा रहे थे। वैसे ही जैसे कोविड था, कहते ना कोविड जैसी बीमारी हर 100 साल में एक बार रिपीट होती है, राइट। ठीक, जब कोविड आया था तो ऐसा लोग कहते थे, मैं नहीं कहता ना, मैंने कहीं पढ़ा है, सिर्फ कही हुई बात बता रहा हूं। ठीक वैसे ही जैसे कोविड था, जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इन्फेक्शन हुआ तो बिल्कुल कोविड वाली स्थिति थी, हजारों लाखों की संख्या में लोग मरना शुरू हो गए क्योंकि दवा नहीं है। भाई जाहिर सी बात है, दवा नहीं है। आज की डेट में अगर किसी को डेंगू हो जाए तो आदमी रिकवर कर जाएगा क्योंकि लोगों को जानकारी है उस बीमारी को कैसे ठीक करते हैं। नहीं, सोच के देखो, पहले के समय जब किसी को कोई जानकारी नहीं थी और डेंगू हो जाए तो आदमी क्या बचेगा? क्या संभव ही नहीं है, बराबर। तो इसलिए आज की डेट में नाउ अडेज एंटीबायोटिक्स आर द मोस्ट वाइडली प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म ऑफ द ड्रग थेरेपी इन द हॉस्पिटल। सबसे ज्यादा प्रिस्क्राइब करने वाली दवा अगर हॉस्पिटल के अंदर कोई है तो वो एंटीबायोटिक है। बीमारी बदलती रहती है, बीमारी की स्पेसिफिक दवा बदलती रहती है, लेकिन हर दवा के साथ एंटीबायोटिक डॉक्टर जरूर लिख देता है। इवन तुमको सिंपल बुखार भी है, बुखार है तो भी एंटीबायोटिक ले लो, वोमिट हो रही तो भी एंटीबायोटिक ले लो, हेडक हो रहा है तो भी दवा तो देगा साइड में एंटीबायोटिक। पेट में दर्द हो रहा है, लीवर फैटी हो गया है, यूरिन इन्फेक्शन हो गया है, किडनी में इन्फेक्शन हो गया है, लंग इन्फेक्शन हो गया है, बीमारियों की लिस्ट बढ़ती चली जाएगी और एंटीबायोटिक का प्रिस्क्रिप्शन। कहने का मतलब किसी भी हॉस्पिटल के अंदर सबसे ज्यादा मात्रा में अगर कोई दवा प्रिस्क्राइब की जाती है तो दैट इज एंटीबायोटिक। हर चीज के साथ एंटीबायोटिक जहां जरूरी नहीं है
वहां भी डॉक्टर्स दे रहे हैं सिर्फ इसी चीज की वजह से। ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, बहुत ज्यादा खतरनाक है। इसीलिए हॉस्पिटल में गठन किया गया इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी का, जो इस बात का ध्यान रखती है कि अननेसेसरी प्रिस्क्रिप्शन इसका रोक दिया जाए। क्यों? क्योंकि एंटीबायोटिक का प्रिस्क्रिप्शन लगातार होता रहेगा। इंसान अगर एंटीबायोटिक का लगातार यूज करता रहेगा तो एक स्टेज के बाद जो आपकी बॉडी के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो रेजिस्टेंट हो जाएगा, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा एंटीबायोटिक का। जैसे मैंने कहा ना, मैंने 6.5 साल सिर्फ एमॉक्सीक्लेव बनाया है, जो क्लेवम के नाम से आता है। एमॉक्सीक्लेव है ना, एल्केम में था, उसकी कई स्ट्रेंथ है, 1 ग्राम भी, 750 भी, 375 भी, राइट। हमने 6.5 साल बनाई। आज की डेट में अगर मैं किसी डॉक्टर को दिखाने जाता हूं तो डॉक्टर को बोल देता हूं, डॉक्टर साहब कुछ भी लिखना, एमॉक्सीक्लेव मत लिखना। एमॉक्सीसिलिन एंड क्लेवेनेट पोटेशियम का कॉम्बिनेशन रहता है, क्योंकि बताया ना मैंने 6.5 साल बनाया, तो इतना ज्यादा मैं खा चुका हूं कि मेरे ऊपर कोई फर्क एंटीबायोटिक खासकर एमॉक्सीसिलिन का नहीं पड़ता है। तो डॉक्टर को पहले ही बता देता हूं, भाई डॉक्टर साहब इस दवा का कोई खास असर नहीं पड़ेगा, ये दवा मत लिखना। इसीलिए कहते हैं कि एंटीबायोटिक का इस्तेमाल कम करना चाहिए। ज्यादा करोगे, जिस स्ट्रेन के लिए करोगे, लगातार अगर करते जाओगे तो आपकी बॉडी भी रेजिस्टेंट हो जाएगी, और जो बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए आप ये कर रहे हो, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो स्ट्रेन होता है वो भी रेजिस्टेंट हो जाता है। ठीक है, वो भी रेजिस्टेंट हो जाता है। ठीक। हाउएवर द मेनी टाइम्स एंटीबायोटिक विच इज प्रिस्क्राइब्ड आर नॉट एप्रोप्रिएट। कोई भी एंटीबायोटिक लगातार प्रिस्क्राइब करना एप्रोप्रिएट सही नहीं होता है। दिस इज इनएप्रोप्रिएट यूज ऑफ एंटीबायोटिक गिव राइज द रेजिस्टेंट स्ट्रेन ऑफ ऑर्गेनिज्म। सपोज करो ए टाइप का स्ट्रेन है, ए टाइप का स्ट्रेन आपकी बॉडी में गया और बीमारी इसने फैलाया, और बार बार आप एंटीबायोटिक खा रहे हो। कौन सी एंटीबायोटिक? मान लिया सपोज करो एमॉक्सीक्लेव, एमॉक्सीक्लेव खा रहे हो। ए स्ट्रेन ने किया तब भी तुमने एमॉक्सीक्लेव खाई, बी स्ट्रेन ने इन्फेक्शन किया तब भी खाई, सी किया तब भी खाई। धीरे धीरे करके आपके रिसेप्टर ही एक्सेप्ट करना बंद कर देंगे, और ये जो ए वाला स्ट्रेन है, जब भी इन्फेक्शन करेगा तुम एंटीबायोटिक खिलाओगे, जब खिलाओगे तो ये रेजिस्टेंट हो जाएगा, मतलब ताकतवर बन जाएगा। सिंपल सा रेजिस्टेंट समझने का सबसे सिंपल सा एग्जांपल यही समझो कि बताया ना कि जब पहले मच्छर आते थे, और सबसे पहले शुरुआत हुई थी जब मेरी ध्यान में, हम लोग छोटे छोटे थे, कछुआ छाप गोल गोल करके जैसे आता ना, मॉर्टिन आता है, पहले कछुआ छाप के नाम से, उस पर बड़ा सा कछुआ बना रहता था, समझे, टॉर्टॉइस। हम लोग क्या करते उसको लगा देते थे। डियर, मतलब लिटरली मानोगे नहीं, आज से बहुत साल पहले की बात है, मैं एग्जैक्टली बता भी नहीं सकता। मतलब आपके कमरे के मच्छर नहीं, उस घर के मच्छर, जहां जहां तक वो स्मेल जाती थी वहां वहां तक के मच्छर भाग जाते थे। आज की डेट में क्या है, उस कछुआ नहीं, कछुए के डैडी और मम्मी दोनों को ले आओ और अगर बगल जला दो, उसके बाद भी उसी के ऊपर मच्छर डांस करते रहते, कुछ फर्क नहीं पड़ता उन पे। कहने का मतलब उस कछुए की स्मेल से ये रेजिस्टेंट हो गए हैं, रेजिस्टेंट हो गए हैं। यही होता है रेजिस्टेंट, बार बार उसी चीज का इस्तेमाल करते जाओगे। इसीलिए कभी कछुआ जलाओ, कभी मॉर्टिन जलाओ, अलग अलग तरह के फ्लेवर लेते आओ, तो शायद कुछ दिन मॉर्टिन जलाओ, कुछ दिन असर करता है, और कुछ दिन के बाद उसके ऊपर भी मच्छर, यस, है ना। तो रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट इससे बेटर तरीका नहीं हो सकता। इमर्जेंस ऑफ द एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, धीरे धीरे करके एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस मतलब एंटी माइक्रोबियल एजेंट, मतलब एंटीबायोटिक का रेजिस्टेंस होना पब्लिक के हेल्थ कंसर्न के लिए खतरनाक है। धीरे धीरे करके अगर आप एंटीबायोटिक ज्यादा खाओगे तो रेजिस्टेंट हो जाओगे, आपकी बॉडी पे फर्क नहीं पड़ेगा उस एंटीबायोटिक का। और एंटीबायोटिक है ही कितनी, फिर धीरे धीरे करके यस, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट थेरेपी चालू करनी पड़ेगी। लेकिन अभी से इतनी सी उम्र में अगर ये स्थिति रहेगी तो आगे वाले समय में लाइफ डेंजर में पड़ जाएगी। कितनी बार मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट थेरेपी चलाओगे? कोशिश यही करो, जब भी दवा खाओ पहले प्लेन दवा खाओ, मतलब एंटीबायोटिक को अवॉइड करो। आजकल तुम मानोगे नहीं, छोटे से बच्चे हैं, है ना, छोटे से बच्चे हैं, और बच्चों को लेके जब आप हॉस्पिटल जाते हो, उनको भी बुखार हो गया, सबसे पहले स्ट्रॉन्गेस्ट एंटीबायोटिक एमॉक्सिसिलिन का सस्पेंशन दे देते हैं, या सी कैटेगरी की सिफिक्सिन का इंफेक्शन दे देते हैं।
कौन सा सब्जेक्ट है, बताओ इसका क्या जवाब दिया जाए। भारत चौहान पूछ रहे हैं कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है। वाह, मतलब मजा आ जाती है ऐसे स्टूडेंट के लिए। बताओ, आए हो लाइव क्लास में और तुमको ये नहीं पता सब्जेक्ट कौन सा है। खैर ठीक है, तो कहने का मतलब अननेसेसरी डॉक्टर को भी नहीं प्रिस्क्राइब करना चाहिए, अननेसेसरी डॉक्टर को भी प्रिस्क्राइब नहीं करना चाहिए, और अननेसेसरी आपको भी नहीं, क्योंकि फार्मासिस्ट हो इसीलिए आपको ये चीजें समझाई जा रही हैं कि एंटीबायोटिक का प्रिस्क्रिप्शन डियर दिन में 3 से 4 बार नोटिफिकेशन में भेजता हूं, एटलीस्ट लिटरली 3 से 4 बार तो नोटिफिकेशन भेजते हूं कि किसकी लाइव क्लास है आज, शेड्यूल भी भेज देता हूं, फोटो भी भेज देता हूं, हर तरह से, इसीलिए 3 से 4 बार भेजता हूं कि जो रह गया उसको भी पता चल जाए कि आज लाइव क्लास का शेड्यूल क्या रहने वाला है। फर्स्ट ईयर का, सेकेंड ईयर का, बी फार्मा की सारे शेड्यूल में सेंड कर देता हूं कि किसी ना किसी टाइम तो बच्चा देख ले, है ना। ठीक है, तो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस होना ये मैटर ऑफ ग्रेट पब्लिक हेल्थ कंसर्न, मींस पब्लिक के लिए बहुत खतरनाक है। हेंस द हॉस्पिटल कंस्टिट्यूट इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी, हॉस्पिटल के अंदर इसीलिए इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी का गठन किया गया फॉर मॉनिटरिंग द प्रोग्राम ऑफ द पॉलिसीज, कि वहां की पॉलिसीज को मॉनिटर किया जाए कि किन कंडीशन पे एंटीबायोटिक देनी है और किन कंडीशन पे नहीं देनी है। राइट, लाइट जाने की वजह से डार्क है, अगर एकदम से झम से बंद हो जाए तो समझ जाना कि सर के यहाँ का इन्वर्टर सिस्टम कोलैप्स कर गया है। आज दिन में लाइट काफी गड़बड़ थी एक्चुअली, क्या बारिश का टाइम है ना, ठंडी में भी बारिश, मौसम अचानक से चेंज हो रहा, अपने आप को बचा के रखो तुम लोग। ऑब्जेक्टिव क्या है बेसिकली इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी का, जो हमने बात करी वही सारे ऑब्जेक्टिव हैं। अंडरस्टैंड द कॉज ऑफ नोसोकोमियल, ध्यान रहे ये टर्म याद रखो, नोसोकोमियल, ये इस बार के एग्जाम में आया था, किसमें, एमसीक्यू में। एमसीक्यू ये इस बार के नोसोकोमियल किसको बोलते हैं, ऐसे इन्फेक्शन जिसकी ओरिजिन हॉस्पिटल में होती है। कई बार होता क्या है कि जैसे सपोज करो कोई बीमार है ना, आपके पास छोटा सा बच्चा है 5 साल से कम उम्र का, इम्यूनिटी बड़ी वीक होती है, ठीक है, इम्यूनिटी थोड़ी सी वीक होती है, उस केस में आप किसी पेशेंट को, अक्सर रिवाज है ना कि कोई बीमार है तो उसको देखने जाते हैं, तो आप बच्चे को लेके पेशेंट को देखने गए, राइट, तो पेशेंट को तो देख के आए, उसका तो हाल खबर ले लिए, और घर आते ही बच्चा बीमार पड़ गया। ठीक, अक्सर ये चीजें होती हैं, खासकर अगर आप किसी का बच्चा बीमार है तो कभी अपने बच्चे को लेके मत जाना, अदरवाइज भाई बच्चे को वोमिट हो रही है, बच्चे को लूज मोशंस आ रहे हैं, आप उसके बच्चे को देखने जाना बिल्कुल जाओ, आप अकेले जाओ, अगर छोटा बच्चा है तो उसको लेके मत जाओ, बहुत तेजी से बीमारियां बहुत तेजी से फैलती हैं, ऐसी बीमारी को नोसोकोमियल बोलते हैं, इन्फेक्शन ओरिजिनेट फ्रॉम हॉस्पिटल, समझ गए। ठीक है, इन्फेक्शन एंड बेसिक इन्फेक्शन कंट्रोल कॉन्सेप्ट, तो बेसिकली हॉस्पिटल के अंदर इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी बनाई गई है। ठीक, टू प्रोवाइड द इंस्ट्रक्शन हॉस्पिटल स्टाफ टू कंट्रोल देम, जो हॉस्पिटल के अंदर क्लीनिंग स्टाफ है, सैनिटाइजिंग स्टाफ है, बाकी का जितना भी हेल्थ केयर वर्कर है, सबको इंस्ट्रक्ट करना, सबको प्रॉपर ट्रेनिंग देना इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी का काम है। किस तरीके से हॉस्पिटल के अंदर ओरिजिनेट होने वाली डिजीज को ठीक किया जाए या कम किया जाए, प्रोवाइड वे द सिलेक्शन ऑफ एस्टेब्लिश्ड एंड रेशनल मेथड टू कंट्रोल द इन्फेक्शन। अब देखो ध्यान से, रेजिस्टेंस का एक एग्जांपल और बनता है हॉस्पिटल्स में भी, हॉस्पिटल में जाओ तो हमेशा एक स्मेल, अब तो खैर ठीक हो गया है ना, व्यवस्थाएं ठीक हुई हैं, पहले के टाइम पे हॉस्पिटल के अंदर जाओ तो 2-3 दिन तक नाक से फिनाइल की स्मेल नहीं जाती थी, हॉस्पिटल के अंदर घुसे तो ऐसा स्ट्रॉन्ग फिनाइल घिसते रहते थे, लिटरली बता रहे हैं, वही फिनाइल चूंकि सरकारी था, ड्रम में भर के आता था, तो किसी का पैसा लगना नहीं है, मतलब पानी से ज्यादा फिनाइल का पोछा लगता था, और वो फिनाइल पूरी नाक में घुस जाती थी, 2 दिन तक नहीं जाती थी फिनाइल की स्मेल, राइट। अब होता क्या है कि फिनाइल तो आपने लगा दिया फिनाइल, है ना, लेकिन जो जिन माइक्रोब्स को मारने के लिए, भाई फिनाइल क्या डिसइंफेक्टेंट होता है, नॉन लिविंग सरफेस पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारने का काम करता है,
लेकिन वहां पे भी तो वो रेजिस्टेंट हो जाते हैं। धीरे धीरे करके तुम फिनाइल का कॉन्सेंट्रेशन जरूर बढ़ाते जाओगे, लेकिन बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म वही डांस करते रहेंगे आपके चारों तरफ। फिनाइल के ऊपर भी धीरे धीरे करके डांस करने लगेंगे। अब सिस्टम चेंज हो गया। हॉस्पिटल में भी जाओ, अगर सैनिटाइजेशन प्रोसीजर देखो तो वहां पे भी एक दिन डिसइंफेक्टेंट होगा एल्डिहाइड का, एक दिन होगा एल्कोहल का, एक दिन होगा किसी दूसरे केमिकल का, एक दिन होगा किसी दूसरे केमिकल का। यही सेम प्रोसीजर, चलो भाई लाइट आ गई, अब सिस्टम बंद नहीं होगा, है ना। यही सेम प्रोसीजर कहां पे करते हैं, जब हम लोग इंडस्ट्री में काम करते थे। जब कभी तुम लोगों को इंडस्ट्री विजिट, जैसे तुम लोगों के सिलेबस में है, इंडस्ट्रियल विजिट में जाने को मिले, तो लोग अक्सर क्या कि हमको खाली टैबलेट की मशीन दिखा दो बनती हुई, लिटरली कोई नहीं छूने देता। एक बड़ा सा बड़ा सा कॉरिडोर रहता है, वहां पे बड़ा सा ग्लास लगा रहता है, वहीं पे आप लोगों को ऐसे खड़ा कर दिया जाएगा और दिखा दिया, वो देखो टैबलेट की पंचिंग हो रही, वो देखो ग्रेनुलेशन हो रहा है, वहां पे देखो पैकिंग हो रही, वहां पे कोटिंग हो रही, दूर से कोई पास नहीं जाने दिया था। एटलीस्ट वहां जाओ तो एसओपी देखो कि टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। यूजुअली लोग घूमने कहां जाते हैं, मतलब इंडस्ट्रियल विजिट का मतलब लोग घूमना समझ लेते हैं, और कॉलेज वालों को भी मालूम है तुम्हारा की पॉइंट कि तुमको अगर इंडस्ट्री घुमाने के नाम पे ले जाएंगे तो जो 5 से 7 हजार रुपए तुमसे वसूलते कोई नहीं देगा। बहाना रहता है इंडस्ट्रियल विजिट का, और जाते क्या है, पता लगा 3 दिन का इंडस्ट्रियल विजिट है, 3 दिन का, तो 2 घंटे इंडस्ट्री में विजिट कराई, सिर्फ 2 घंटे, राइट, और बाकी 2 दिन तुमको कुल्लू मनाली की सैर करा रहे हैं। 2 दिन खाली कुल्लू मनाली की सैर करा रहे हैं। अरे भाई इंडस्ट्रियल विजिट पे गए हो, कुल्लू मनाली कभी भी घूम लोगे। अभी घर वालों ने पैसा दिया है इंडस्ट्रियल विजिट कराने के लिए। जावेद क्या हो गया, फार्माकोथेरेपेटिक्स में सुपर मॉडल पेपर, मैजिकल मॉडल पेपर नहीं मिल रहा है, अभी हमने डाला ही नहीं तो मिलेगा कहां से, जब डालूंगा उसमें तभी मिलेगा ना, ठीक है। तो कहने का मतलब जब इंडस्ट्रियल विजिट में जाओ तो प्रॉपर इंडस्ट्रियल विजिट में जाओ, घूमने का मौका जीवन में बहुत मिलेगा। और वहां जाओ अपने टीचर से बोलो सर एटलीस्ट एक दिन पूरा तो इंडस्ट्री में दे दो, ताकि चीजें देख तो सकें। दूर से खाली झांकने से क्या मतलब, उससे ज्यादा तो यूट्यूब पे मैं दिखा दूंगा तुमको। जाओ देखो एसओपी कैसे होती हैं, वहां का क्लीनिंग प्रोसीजर देखो। आप देखोगे कि हफ्ते में 7 दिन, जिसमें 6 दिन सैनिटाइजेशन अलग अलग केमिकल से होता है, और एंड में वीकेंड में फिर क्या करते हैं कि उसका फ्यूमिगेशन कर देते हैं, मतलब गैस के थ्रू, समझे, गैस के थ्रू बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से सारे की अलग अलग, कहीं भी अगर बैक्टीरिया हो माइक्रोब्स हो तो वो भी मर जाए। चेंज सैनिटाइजिंग एजेंट चेंज करने से फायदा ये होता है कि भाई आज तुमने माना एल्डिहाइड डाला है ना, या फॉर्मेल्डिहाइड से तुमने किया, तो बैक्टीरिया जो था वहां पे उसने कहा चल बेटा अगर कल डालने आओगे तो आज तो मैं इसका मूल मंत्र जान गया हूं, अगली बार मुझे एल्डिहाइड से फर्क नहीं पड़ता। तो तुमने क्या किया, अगले दिन एल्डिहाइड ना रिपीट करके तुमने नंबर 2 का एल्कोहल मिला दिया। बैक्टीरिया परेशान कि बेटा एल्डिहाइड में एक बार तो बच गया, एल्कोहल से नहीं बचने वाला, चलो ठीक है आज थोड़ा सा फिर और मर गया थोड़ा। तीसरे दिन तीसरा सैनिटाइजिंग एजेंट, मतलब बची खुची कसर दफन कर दिया उसको। तो कहने का मतलब रेजिस्टेंस डेवलप नहीं हो पाता है अगर बदल बदल के सैनिटाइजिंग एजेंट या क्लीनिंग एजेंट हॉस्पिटल में भी इस्तेमाल किए जाए तो। देखो बिल्कुल बैक लग जाएगी, अगर सोच के रखोगे तो जरूर लग जाएगी, क्योंकि बैक तो बैठी है बैक लगने के लिए, तुमको उससे बचाने का काम मैं कर रहा हूं। मतलब इतना आसान तरीके से चीजों को समझाया जा रहा है, मैं खुद लिखी हुई चीजों पे फोकस कम, चीजों को समझा के कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर तुमको ना समझ में आए तो जो मैं बातें बता रहा हूं वो बातें दिमाग में रहेंगी, तुम लिख के आओगे। एग्जाम के टाइम पे कंटेंट की कमी, एग्जाम के टाइम पे कंटेंट की कमी तुम्हारे पास ना होने पाए। लिटरली जब पेपर आएगा इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी देखोगे, वहां पे आंखें बंद करना, मैं ऐसे ही पढ़ाते हुए नजर आऊंगा तुमको। खुद इमेजिन करो कि मेरी आवाजें सुनाई देंगी एग्जामिनेशन हॉल में, ये बच्चों का खुद का कहना है, समझे। बताता हूं मेरे रहते बैक के बारे में,
जिस बच्चे को भी बात करनी हो क्लास छोड़ के वैसे भी जा सकता है। यार अगर बैक ही लगना है तो फिर यहां पढ़ने की जरूरत क्या है? कॉलेज वालों ने तुम्हारी तरफ से कमी हो या हमारी तरफ से हो, हर कमी को दूर करने की जिम्मेदारी हमारी है। तुम्हारी तरफ कमी, तुमको समझ में कम आता, तुमको लिखना नहीं आता, जैसा मैं बोलता हूं वैसा करते जाओ ना। बैक से बचना है तभी तो मेरे पास आए हो। बैक लगनी तो कॉलेज वाले कम है क्या बैक लगाने के लिए? वो तो बैठे कि बेटा तुम्हारी बैक लगे, वो तुमसे 15,000 रुपए वसूले। तो आलतू फालतू की देखो, बिल्कुल ना खुद डिमोटिवेट हो ना किसी को करो। मेरे रहते बैक किसी बच्चे की नहीं लगेगी, ये मेरा प्रॉमिस है। बस जैसे जैसे मैं पढ़ाता जाऊं इतना कंटेंट दे दूंगा तुमको कि टेंशन नहीं होगी। अभी बहुत समय परेशान होने की जरूरत नहीं है, राइट? ठीक। फिर कंपोजिशन ऑफ इंफेक्शन कंट्रोल कमेटी, भाई इंफेक्शन कंट्रोल कमेटी बनाई जानी चाहिए तो इसमें कुछ ना कुछ एक्सपर्ट होने चाहिए कि नहीं? हर कोई तो इंफेक्शन कंट्रोल कमेटी का पार्ट नहीं हो सकता। चेयरपर्सन हॉस्पिटल का जो डायरेक्टर होता है, भाई ऐसे लोग होने चाहिए जो डिसीजन ले सके और उनका डिसीजन सभी लोग माने। तो हॉस्पिटल का डायरेक्टर पहला चीफ रहता है। चीफ इंफेक्शन कंट्रोल कमेटी का जो टीम मेंबर होगा वो माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट का होगा, मतलब उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पता होगा। फिर चीफ ऑफ ऑल क्लिनिकल डिपार्टमेंट, क्लिनिकल डिपार्टमेंट का चीफ होगा। चीफ नर्स होगी, मतलब अपने अपने डिपार्टमेंट के जितने हेड होंगे वो सब इंफेक्शन कंट्रोल कमेटी के पार्ट होंगे। ठीक। हेड ऑफ द मेंटेनेंस एंड क्लीनिंग डिपार्टमेंट, क्लीनिंग डिपार्टमेंट का हेड होगा। डायरेक्टर ऑफ द सेंट्रल स्टेराइल सप्लाई डिपार्टमेंट, ये होते हैं कमेटी मेंबर। इंफेक्शन कंट्रोल कमेटी जब बनाई जाती है तो इन लोगों को उसमें अपॉइंट किया जाता है। सब अपने अपने डिपार्टमेंट के हेड होते हैं। तो कहने का मतलब जब ये कोई डिसीजन लेंगे तो सभी डिपार्टमेंट वाले मानेंगे, राइट? क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट रोल इंफेक्शन कंट्रोल कमेटी का है हॉस्पिटल के अंदर। फिर प्रिंसिपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है इंफेक्शन कंट्रोल कमेटी की? प्रिंसिपल क्या है? डेवलपमेंट रिटन स्टैंडर्ड प्रोसीजर, हॉस्पिटल के अंदर रिटन प्रोसीजर डेवलप करना एंटीबायोटिक के प्रिस्क्रिप्शन को लेके। ठीक। प्रमोट द प्रोसीजर एंड टेक्निक्स सैनिटाइजेशन एंड मीटिंग द राइटिंग स्टैंडर्ड्स, मीटिंग द राइटिंग रिटन स्टैंडर्ड्स, जो रिटन स्टैंडर्ड्स दिए गए हैं, जो पॉलिसीज बनी हुई हैं उनको फॉलो किया जाए, उनको फॉलो किया जाए। और सारे प्रोसीजर और टेक्निक्स को, जैसे हमने कहा ना हफ्ते में 7 दिन 7 दिन अलग अलग तरीके के, यस डेली। आशीष दुबे डेली सर नेट मेरा रुक रुक कर चलता, अपना नेटवर्क चेक करो यार। अब तो मैंने इतना बढ़िया सिस्टम कर दिया, मेरे ख्याल से कोई नहीं कह सकता कि रुक के चलता होगा, है? अभी आज की डेट में क्लियरिटी भी बढ़िया। अब तो मैंने इसीलिए खुद ही क्वालिटी को थोड़ा सा रिड्यूस कर दिया कि तुम लोगों का डेटा भी कम जाए। खैर, डेवलपमेंट ऑफ द प्रोसीजर, रूटीन सर्विलेंस एंड रिव्यू द सैनिटाइजेशन। तो टेक्निक, प्रोसीजर और टेक्निक सैनिटाइजेशन की रिटन स्टैंडर्ड के हिसाब से, है ना? रिटन स्टैंडर्ड के हिसाब से। और हर दिन बदल बदल रिटन स्टैंडर्ड में लिखा है बाकायदे कि हर दिन, एक बार भी नहीं डियर, कल से परसों रुका था देखो, है ना? उसके बाद से मैंने सारा सिस्टम, पूरी सेटिंग चेंज करवाई टेक्नीशियन बुला के। अब कहीं कोई समस्या उसके बाद नहीं आने वाली, है ना? सारी सेटिंग अपनी तरफ से मैंने करवा ली। खैर, ठीक। तो सैनिटाइजेशन बदल बदल के किया जाए और बाकायदे सर्विलांस टीम, मतलब सिंपल मॉनिटरिंग टीम होनी चाहिए जो रिव्यू करती रहे सैनिटाइजेशन को, कि सैनिटाइजेशन सही कॉन्सेंट्रेशन में यूज किया जा रहा है कि नहीं, डेली चेंज हो रहा है कि नहीं, और हर हफ्ते हर महीने उसका पैटर्न भी चेंज करते रहना है। ठीक। प्रिवेंट द एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंट एंटीबायोटिक, ऐसे एंटीबायोटिक जिससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म रेजिस्टेंट हो गए हैं वो सारे के सारे एंटीबायोटिक को अपसलीट कर दिया जाए, अपसलीट कर दिया जाए, राइट? अब सिलेक्शन कैसे करोगे भाई एंटीमाइक्रोबियल एजेंट का, यानी एंटीबायोटिक का सिलेक्शन कैसे? अप्रोप्रिएट इन्वेस्टिगेशन, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और जितने सस्पेक्ट हैं, जितने भी माइक्रोबियल स्ट्रेन हैं, उन पे जो भी एंटीबायोटिक वर्क करता है उन सब को चुन चुन के लिखना है। यूज मोस्ट इफेक्टिव, ऐसी एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करना है जो बहुत इफेक्टिव हो
और बहुत सस्ती हो, इकोनॉमिक भी होनी चाहिए, मतलब लीस्ट एक्सपेंसिव, सस्ते प्राइस पे हो, जिसका ड्यूरेशन ऑफ टाइम ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए ताकि वो इन्फेक्शन को क्योर कर सके। ज्यादा ड्यूरेशन वाली होगी तो बार बार यूज नहीं करनी पड़ेगी आपको। एंटीबायोटिक शुड बी यूज्ड ओनली एक्सेप्टेबल इंडिकेशन। एंटीबायोटिक का इस्तेमाल तभी करना है जब प्रॉपर सिम्टम दिखें। अगर कोई वायरल या ऑटो इम्यून डिजीज सेल्फ लिमिटिंग है, बॉडी खुद कंट्रोल कर सकती है, तो वहां पे एंटीबायोटिक देने की जरूरत नहीं है। आप भी ध्यान रखो, डॉक्टर लिखता है तब भी न खाओ, मैं तो यही कहूंगा। या कंसल्ट कर लो डॉक्टर साहब, बिना एंटीबायोटिक के काम चल जाएगा क्या? राइट, ठीक है। कैन नॉट क्योर विद द हेल्प ऑफ एंटीबायोटिक मींस तभी खाना है आपको एंटीबायोटिक जब वायरल या कोई और ऑटो इम्यून डिजीज खुद से कैन नॉट बी क्योर्ड विद द हेल्प ऑफ एंटीबायोटिक्स, मतलब एंटीबायोटिक के अलावा अगर नहीं ठीक हो सकती तभी खानी चाहिए। Prophylactic use antibiotic should be restricted only those situation where shown to be the effective, example use of the pre-operative situation। Prophylactic use मतलब यस, देखो कोल्ड अगर होता है तो मेरा अपना मानना है, मेरे बच्चे हैं छोटे से, मैंने दिखाया भी है ना, एक 12 साल का है और एक 6 साल का है। लिटरली बताता हूँ, बहुत लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं जिनके भी छोटे छोटे बच्चे हैं। कोल्ड में कोई दवा नहीं देते हम, शुरुआत में दवा देते थे और जब हमने दवा दी 6-7 दिन से पहले रिकवरी नहीं हुई, मतलब बच्चे लिटरली मतलब नाक जाम हो जाती थी, वर्स्ट कंडीशन, सो नहीं पाते थे, नेसो क्लियर डाल डाल के सुलाते थे। सिप्ला का नेसो क्लियर एक सलाइन वाटर होता है, उसको नाक में डालते थे, है ना। तो बच्चों को आज की डेट में हम कोल्ड का कोई दवा नहीं देते, सिंपल सरसों का तेल, उसमें जैसे ठंडी का टाइम है, मौसम चेंज हो रहा है, उसमें लहसुन खूब अच्छे से उबाल के सिर्फ सुबह शाम उसी की मालिश करवा देते हैं, या स्टीम दे सकते हो, प्लेन स्टीम, है ना। बाकी कोई दवा देने की जरूरत नहीं, अपने आप 2 दिन में ठीक हो जाएगा। कफ जम जाता है, सिंपल बताता है, गरम तेल की मालिश, हीटर लगा के सीने पे खूब अच्छे से गरम तेल की मालिश, गले पे खूब अच्छे से मालिश करो, धीरे धीरे करके सारा का सारा कफ निकल जाएगा। दवा जब दे दोगी कम से कम हफ्ते 10 दिन बच्चा परेशान हो जाता है, कोशिश करो दवा ना देने की, समझे। और रात में सोते समय खूब अच्छे से पैर के तलुए पे वही सरसों का तेल लगा के इतना कि एकदम गर्म हो जाए और मोजे पहना के बच्चे को सुला दो, सुबह तक रिलीफ मिल जाएगा। मतलब ये वो है जो लिखा नहीं है कहीं, जो हमने यूज किया और उसका इफेक्ट देखा हमने, राइट। खैर, ओरल एंटीबायोटिक थेरेपी शुड बी यूज्ड प्रेफरेंस, कोशिश करनी चाहिए एंटीबायोटिक का जब भी इस्तेमाल करो हमेशा ओरल करनी चाहिए, पेरेंट्रल एंटीबायोटिक का इस्तेमाल कम करना चाहिए। रिजर्व एंटीबायोटिक इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी का काम है, ऐसी एंटीबायोटिक हमेशा हॉस्पिटल के अंदर होनी चाहिए रिजर्व फॉर्म में, जो नई हो, जो पोटेंट हो, जिनका इस्तेमाल कम किया गया है, और इनका इस्तेमाल उन पेशेंट पे करना है जो पेशेंट रेजिस्टेंट हो गए हैं। प्रोफाइलैक्सिस का मतलब होता है रोग निरोधक, मतलब रोग को खत्म कर, प्रोफाइलैक्टिक यूज एंटीबायोटिक, रोग को खत्म करने वाले एंटीबायोटिक, रोग को खत्म करने को क्या बोलते हैं? प्रोफाइलैक्टिक या प्रोफाइलैक्सिस, राइट। अब रोल ऑफ फार्मासिस्ट क्या भाई? प्रिवेंटिंग एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। फार्मासिस्ट किस तरह से रोल अदा कर सकता है? तो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के लिए भाई फार्मासिस्ट को इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी का पार्ट है। इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी के लिए इसेंशियल स्ट्रेटजी बनाता है फार्मासिस्ट, जिसकी वजह से इन्फेक्शन रिड्यूस हो जाए, जिससे कि एंटी माइक्रोबियल एजेंट का इस्तेमाल कम हो जाए। ज्यादा से ज्यादा जो पेशेंट आते हैं उनको इम्यूनाइजेशन सबसे ज्यादा जरूरत बच्चों को पड़ती है, सबसे ज्यादा बीमार बच्चे पड़ते हैं। मतलब हल्का सा सीजन चेंज हुआ, कभी मन किया घूमने का, कभी मन किया घूमने का, बाहर गए, कार का एसी कभी चला दिया, या बच्चे ने बाहर होटल का पानी पी लिया, सर्दी जुकाम तो होना ही है। होना है तो 1 हफ्ते, आजकल का सर्दी जुकाम खांसी जल्दी ठीक नहीं होता, बच्चे को लेके चले गए, माँ बाप भी एक दिन परेशान हुए, लेके गए डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने एंटीबायोटिक लिख दी, लिटरली एंटीबायोटिक लिख दी, और फिर एंटीबायोटिक खाते ही परेशानी बढ़। एंटीबायोटिक से सर्दी जुकाम जब भी ठीक होगा, मान के चलो 1 महीने में रिपीट जरूर होगा। जिनके छोटे बच्चे हैं उन्होंने ये देखा जरूर होगा,
अगर एंटीबायोटिक से तुमने ठीक किया, वो बैक्टीरिया आज की डेट में मरता नहीं, वो सो जाता कुछ देर जब तक असर होता है। 1 महीने के अंदर फिर से वही सेम प्रॉब्लम रिपीट होनी ही होनी है। जिनके भी छोटे बच्चे हैं उनको ये चीज फील होगी, राइट। कोशिश करो एंटीबायोटिक का बच्चों को अभी तो इस्तेमाल ही नहीं करना चाहिए। हम लोग छोटे छोटे थे, कभी नहीं, मम्मी पापा ने कभी एंटीबायोटिक दिए नहीं, यही एक वजह असर करती हैं, राइट। तो ज्यादा से ज्यादा कोशिश करनी चाहिए फार्मासिस्ट को क्या, कि इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए इम्यूनाइजेशन टेक्निक का इस्तेमाल करना चाहिए। हर चीज की देखो सीजन जब जब चेंज होता है, ठीक है, सीजन जब जब चेंज होता है, जब भी चेंज हुआ तो हर चीज के लिए सीजन हो, चाहे डेंगू का टाइम हो, चिकन पॉक्स का टाइम हो, हर चीज के पहले उसका इम्यूनाइजेशन के लिए दवाएं आती है। बच्चे अगर 10 साल तक हैं तो प्रॉपर उनका इम्यूनाइजेशन चलता रहता है खुद ही, राइट, प्रॉपर इम्यूनाइजेशन चलता है। और अगर 10 साल से बड़े हो गए हैं तो हर बार बीमारी आने के पहले उसके इम्यूनाइजेशन की दवाएं आती है, उसको लेते रहना चाहिए। एडवाइस करना चाहिए हॉस्पिटल को, और हॉस्पिटल के अंदर जो भी हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनको अप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक, अप्रोप्रिएट डिसइंफेक्टेंट का या अप्रोप्रिएट स्टेरिलेंट का इस्तेमाल करने के लिए कौन बताएगा, फार्मासिस्ट बताएगा। काढ़ा पीना चाहिए, ये बताओ, काढ़ा तो तुम लोगों ने पिया, काढ़ा भी कई तरीके का होता है, बहुत सॉलिड काढ़ा होता है ना। अब हम बताएं काढ़ा कहो तो, यस, मॉन्टेल्यूकास देखो क्या है ना, ये एंटी एलर्जिक है एक तरह की, समझ गए। तो मॉन्टेल्यूकास से बात सही है कि असर होता है एलर्जिक रिएक्शन। तो देखो काढ़ा अगर तुमको बनाना है वाकई में, तो अब हंसोगे सर काढ़ा भी, हाँ यही एक वजह, तुमने देखा होगा सीजन चेंज होता है और मेरा गला खराब नहीं होता है, ठीक है। जो सांदा पी पाओगे इतना कड़वा होता है। देखो सिंपल, 1 गिलास पानी लो, हम बताते हैं, सुन लो। 1 गिलास पानी ले लो, है ना, उसमें डालो हल्दी, हल्दी, ठीक, उसमें डालो दालचीनी, उसमें थोड़ी डालो मेथी दाना, थोड़ी डालो ये जो काली मिर्च होती है, मतलब 8-10 दली काली मिर्च की डालो, थोड़ी सी धनिया, थोड़ी सी सौंफ, और दालचीनी को कूट के डाल देना। उसके बाद उसमें थोड़ा सा डाल दो शहद, और जब पूरा पक जाए खूब अच्छे से, थोड़ा सा नमक डालना, और नमक डालने के बाद थोड़ा नींबू निचोड़ देना। उसके बाद मॉर्निंग में जो लोग चाय पीते हैं, मॉर्निंग में कुछ नहीं, केवल 2-3 दिन पी के देखो, जितनी भी गले की खराश होगी सब ठीक हो जाएगी। मैं यूजुअली चाय का बहुत शौकीन हूं, लेकिन डेली मॉर्निंग की जो पहली टी होती है मेरी यही होती है। यस, बिल्कुल बना सकते हो। कैसे पिया जाए, अरे ऐसे ही जैसे चाय पीते हो वैसे पियो, जैसे ग्रीन टी पीते हो, समझे। पी के देखो, मजा ना आ जाए तो कहना, पी, लिटरली बता रहा हूं, शहद और नींबू की वजह से उसका टेस्ट भी खराब नहीं होगा, इसीलिए शहद और नींबू बताए, ठीक है। बनाता कौन, अरे मैं बना लेता हूं यार, कभी वाइफ बना देती, कभी मैं बना लेता हूं, यहां कोई बटा थोड़ी है कि नहीं वाइफ ही बनाएगी, ठीक, एक टाइम का खाना भी मैं ही बनाता हूं, ठीक है। अरेंज द रिव्यू प्रोग्राम एक्सेसिंग एंड इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ एंटीमाइक्रोबियल थेरेपी। एंटीमाइक्रोबियल थेरेपी कौन रिव्यू करता है, फार्मासिस्ट रिव्यू करता है। क्वांटिटेटिव डेटा ऑन द एंटीमाइक्रोबियल ड्रग शुड बी रूटीनली जनरेटेड। जो एंटीबायोटिक का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो एंटीबायोटिक का इस्तेमाल किया जा रहा है प्रॉपरली, उस एंटीबायोटिक का डेटा जो भी हफ्ते में इस्तेमाल होती है, उसका बाकायदे एक क्वांटिटेटिव डेटा, कितनी क्वांटिटी में और किस किस पेशेंट को दिया गया, जो रूटीनली जनरेट करना चाहिए, और जनरेट करने के बाद इसका रिव्यू करने का काम किसका है, फार्मासिस्ट का। और ऑफर करना चाहिए इफेक्टिव मेडिकेशन थेरेपी मैनेजमेंट का, जिसमें कम से कम एंटीबायोटिक का इस्तेमाल किया जाता है। काउंसलिंग ऑन द कंजम्पशन ऑफ द मेडिसिन एंड ऑल्सो इंगेज द पेशेंट इन देयर अप्रोप्रिएट इफिकेशियस यूज द रिस्पॉन्सिबल। मीन्स फार्मासिस्ट का जो बेसिक काम है, जो फार्मासिस्ट की बेसिक पावर होती है, वो क्या होती है, वो होती है काउंसलिंग। काउंसलिंग करके वो पेशेंट को समझा सकता है, काउंसलिंग एंड कोलैबोरेटिंग विद द फिजिशियन।
पेशेंट की काउंसलिंग और फिजिशियन के साथ कोलेबोरेशन करके कोशिश करना चाहिए कि जो भी एंटीबायोटिक का इस्तेमाल है डॉक्टर्स को कन्विंस करना चाहिए कम से कम एंटीबायोटिक का रिकमेंडेशन करने की, और उनको समझाना चाहिए। मैंने कहा ना, मेडिसिन के बारे में फार्मासिस्ट को ज्यादा पता होता है, डॉक्टर्स को कम पता होता है। फार्मासिस्ट ही दवा बनाता है, दुनिया में कोई ऐसा डॉक्टर नहीं जिसने कभी कोई दवा बनाई हो, ना उसको ये कभी पता होता है कि दवा बनाई कैसी जाती है, बस उसको नाम पता है। ये तुम बता देते हो, फार्मासिस्ट एमआर जाके बता देता है कि ये इस बीमारी में इस्तेमाल होता है, इसका ये साइड इफेक्ट होता है, बाकी डॉक्टर एक्सपीरियंस से कर लेता है, राइट। तो फार्मासिस्ट को दवाओं के बारे में नॉलेज होता है, फार्मासिस्ट बताता है कि भाई एंटीबायोटिक की वजह से किस तरह के इश्यूज हो सकते हैं। पार्टिसिपेटिंग इस तरह की एक्टिविटी में हेल्प टू रिड्यूस द प्रॉब्लम ऑफ एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस, इस तरह की एक्टिविटी में फार्मासिस्ट पार्टिसिपेट करता है और रिड्यूस कर देता है, कम कर देता है एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस के इस्तेमाल को, राइट। एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस से हॉस्पिटल को भी बचाता है और पेशेंट को भी बचाता है। इस तरह से हमारा ये इंफेक्शन कंट्रोल कमेटी फिनिश। अब बताओ कल कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, विच सब्जेक्ट यू वांट टू स्टडी टुमारो? फार्माकोलॉजी। यस, जो भी मैंने बताया है काढ़ा, एक बार मैंने क्या कहा, देखो मैंने जहर तो बताया नहीं, जो भी चीजें बताई हैं वो सब किसी। यस, गुड 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 गुड। कल टेस्ट है, कल टेस्ट है, और डे आफ्टर टुमारो वी विल स्टार्ट विद द फार्माकोलॉजी नेक्स्ट यूनिट, फार्माकोलॉजी नेक्स्ट यूनिट, राइट। तो कल टेस्ट लेंगे और कल के बाद हम लोग फार्माकोलॉजी स्टार्ट करेंगे, क्लियर? और यस सोनी कुमारी, फार्माकोलॉजी के एक यूनिट खत्म कर दें, उसके बाद फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स शुरू कर देंगे, ओके। और कोई समस्या? यस अमित, बिल्कुल। फार्माकोलॉजी, अब देखो अब लिख दिया फार्माकोलॉजी, तो फार्माकोलॉजी पढ़ लेते हैं और उसके बाद हम लोग लॉ ऑफ एथिक्स शुरू करेंगे। एक दिन वीडियो कॉल आशीष दुबे, ठीक है। अब की संडे के दिन हम लोग वीडियो कॉल पे बात करेंगे, डन। कौन से स्टडी सब्जेक्ट का टेस्ट है? कल जब वापस से तुम लोग ये लाइव क्लास देखोगे, यस रिचा एंड अदर्स, जब ये लाइव क्लास का रिवीजन देखोगे तो वहां पे तुमको पता चल जाएगा कौन से सब्जेक्ट का है। मैंने सब कुछ बता रखा है इसमें। जूम पे या गूगल मीट पे किसी पे भी लाइव क्लास लेंगे ताकि तुम्हारी आवाज हम तक आए, और हमारी आवाज तो रोज तुम तक आती है। मोनिका, अपना व्हाट्सएप नंबर, इसको जब रिवर्स करके देखोगी तो व्हाट्सएप नंबर मैंने स्टार्टिंग में बताया है, उस पर मुझे नंबर सेंड करके भेज देना, मैं ऐड कर लूंगा। नोटिफिकेशन तो यार मैसेज में मैं हमेशा देता हूं, चलो मैं देखता हूं, ओके।